शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। मित्रों, अब आपके सामने भचक्र भ्रमण का विषय प्रस्तुत है। सूर्य सिद्धांत भूगोलाध्याय श्लोक संख्या 73। भचक्रं ध्रुवयोर्बद्धं माक्षितं प्रवहानिलैः परित्यवजस्रं तन्नद्धा ग्रह कक्षा यथाक्रमम्। नक्षत्र चक्र ध्रुवों से आबद्ध होकर प्रवाह वायु के वेग से प्रेरित होकर निरंतर भ्रमण करता रहता है तथा नक्षत्र चक्र से आबद्ध ग्रह कक्षाएं भी क्रमानुसार भ्रमण करती हैं। इस विषय में पुराणों में भी चर्चा हुई है। जैसा कि कहा गया है, उत्तानपादा पुत्रोऽसौ मेढीभूतो ध्रुवोदिति स हि भ्रमन् भ्रामयते नित्यं चंद्रादित्यो ग्रहैः सह। अर्थात उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव स्वयं घूमता हुआ नक्षत्र चक्र एवं सूर्य चंद्रमा के साथ समस्त ग्रह मंडल को घुमाता है। यहाँ यह भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी भी अपनी कक्षा में अन्य ग्रहों की भांति भ्रमण करती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी भ्रमण कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 73 में नक्षत्रों की गति के कारण को जैसे कि दर्शाया गया है। आप जान चुके हैं कि दोनों ध्रुव तारों से बंधा हुआ प्रवाह वायु का धक्का खाता हुआ नक्षत्र चक्र निरंतर घूमता रहता है। इसी से क्रमानुसार बधी हुई ग्रह कक्षाएं भी इसके साथ साथ घूमती हैं। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे सभी पूर्व क्षितिज पर उदय होकर ऊपर उठते हैं और पश्चिम की ओर घूमते हुए अस्त हो जाते हैं तथा 24 घंटे में फिर पूर्व क्षितिज पर आकर उदय होते हैं। इसका कारण प्राचीन काल में यह समझा जाता था कि सारा आकाश चक्र दोनों आकाशीय ध्रुवों से बंधा हुआ प्रवाह वायु के द्वारा घुमाया जा रहा है और ग्रह कक्षाएं भी उसी आकाश चक्र से बंधी हुई पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही हैं। इसी मत के समर्थक भारतवर्ष के कुछ आचार्य भी देखे जाते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए भी सदैव तैयार रहते हैं। परंतु अब अकाट्य प्रमाणों से यह ज्ञात हो चुका है कि आकाश चक्र की इस गति का कारण प्रवाह वायु नहीं है, वरन स्वयं पृथ्वी की ही गति है। एक गति से पृथ्वी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक बार पश्चिम से पूरब की ओर घूम जाती है। इस दैनिक गति को पृथ्वी का अक्ष भ्रमण कहते हैं और इसी से आकाश के सभी पिंड पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हुए जान पड़ते हैं। इसी से दिन रात्रि की उन्नति होती है। दूसरी गति से पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, जिससे ऋतुओं की उत्पत्ति होती है और आकाश में सूर्य पश्चिम से पूरब को चलता हुआ एक वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी गति को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। इन दोनों गतियों यह दोनों गतियां पृथ्वी में एक साथ होती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऊपर फेंकी गई गेंद अपने अक्ष पर नाचती भी जाती है और अपने स्थान को बदलती भी जाती है, अथवा इस तरह से उसकी गति में परिवर्तन बना रहता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में पृथ्वी को अचला माना गया है, इसलिए पृथ्वी की गति की बात सनातन धर्म के कुछ पंडित लोग स्वीकार नहीं करते, परंतु वाद विवाद से में वे वही तर्क उपस्थित करते हैं जिसकी चर्चा आचार्य वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त
आदि ने पहले की हुई है। इसलिए यहाँ पर यह विचार किया जाएगा कि वे तर्क कहाँ तक गणित शास्त्र के अनुकूल हैं। इसके बाद अनेक गणित और भौतिक विज्ञान के प्रमाणों से पृथ्वी की दैनिक गतियों को सिद्ध किया जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी में दैनिक और वार्षिक दो गति होती है और इन्हीं के कारण नक्षत्र चक्र दिन में एक बार पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है और ऋतु आदि का परिवर्तन होता रहता है तथा ग्रहों की चाल विचित्र प्रकार की दिखाई पड़ती है। आचार्य वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की गति का खंडन जिस युक्तियों से किया था उसको जानने के लिए हम यहाँ चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ के आचार्य आर्यभट्ट अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में पृथ्वी की गति को मानते हैं और इसका समर्थन भी करते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार जैसे चलती हुई नाव पर बैठा हुआ मनुष्य को नाव स्थिर और किनारे के पेड़ घर आज उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह नक्षत्र चक्र अचल होने पर भी घूमने वाली पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। परंतु परंपरा विरुद्ध समझकर किसी ने नहीं माना और वराहमिहिर आदि ने अन्य तर्क इसके विषय में प्रस्तुत किए। आचार्य वराहमिहिर का यह तर्क है कि पृथ्वी की पूरब की ओर की गति है, अर्थात यदि पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है तो जो पक्षी अपने घोंसले छोड़कर आकाश में उड़ जाते हैं वे फिर घोंसले तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी में लगा हुआ घोंसला तो बहुत दूर पूरब हो जाता है और पक्षी आकाश में रह जाने से बहुत पीछे रह जाते हैं। दूसरा तर्क उन्होंने यह भी दिया, यदि पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है तो पताका झंडा आदि सर्वथा पश्चिम की ओर उड़ते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यह साधारण अनुभव की बात है। यदि कोई मनुष्य रुमाल हाथ में लटका कर दौड़े तो उसके वेग के कारण रुमाल पीछे की ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है, अर्थात वह पीछे की तरफ उड़ता है। और यदि यह कहा जाए कि पृथ्वी बहुत मंद गति से घूमती है इसलिए पताका आज पश्चिम को उड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ती, तो इतनी मंद चाल से पृथ्वी दिन भर में एक चक्कर कैसे लगा देती है। जिस तरह से आपने चिड़ियों के अपने घोंसले तक पहुंच जाने का कारण यह है कि जब चिड़िया आकाश में उड़ जाती है तब भी भूभ्रमण का जो वेग उस घोंसले में रहता है वह उतना ही आकाश में भी बना रहता है। इसलिए जिस वेग से घोंसला पूर्व की ओर घूमता है उसी वेग से चिड़िया भी घूम जाती है। हाँ, उसको यह जान नहीं पड़ता, साथ ही साथ वह अपनी गति भी उत्पन्न कर सकती है जिससे वह घोंसले से दूर जहां चाहे जाती है। इसको हम उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति उस वेग का अनुभव नहीं करता जिससे वह गाड़ी स्वयं चल रही होती है, पर उसमें क्योंकि वह उसमें उस वेग में ही वर्तमान में रहता है। इस वेग के रहते हुए भी वह अपनी इच्छा शक्ति से डब्बे में इधर उधर चल फिर भी सकता है और भी अपने नित्य कार्य को कर सकता है। आप जानते हैं कि गाड़ी में रखी हुई जितनी वस्तुएं हैं सब में गाड़ी का वर्तमान वेग बना रहता है, इसलिए यह वेग सब में समान रूप से रहने के कारण हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती, हम उसको नहीं जान पाते। इसलिए यह वेग सब में समान रूप से रहने के कारण हमें उसको हम नहीं जान पाते। इसका पता भी सहज ही लगा सकते हैं हम, जैसे कि यदि बहुत तीव्र चलती हुई गाड़ी में बैठकर एक कंकड़ बाहर की ओर सीधा फेंका जाए तो जब तक वह पृथ्वी को नहीं छू लेता तब तक गाड़ी के साथ साथ ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है।
यह बात उस समय और भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है जब कंकड़ उस समय फेंका जाए जिस समय गाड़ी किसी नदी के पुल पर चलने लगे, क्योंकि ऐसी दशा में कंकड़ को धरातल तक पहुंचने में कुछ और देर लगेगी, इसलिए वह देर तक गाड़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसी जगह नहीं गिरेगा जिस जगह लक्ष्य करके फेंका जाए, वरन आगे बढ़कर ठीक अपने ही सीध में गिरेगा। इससे हमें पता लगता है जब कोई वस्तु किसी वेग से चलती हुई गाड़ी, वायुयान आदि से अलग होती है, तब भी उसमें वह वेग वर्तमान रहता है जो गाड़ी में था, और जब तक वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर ठहर नहीं जाती तब तक उसका वेग नष्ट नहीं होता। इसी कारण एक चलती हुई गाड़ी से कोई व्यक्ति कूदता है तो वह गाड़ी के वेग के कारण आगे बढ़कर कभी कभी गिर जाता है यदि वह गाड़ी की दिशा में सामान्य रूप से थोड़ी देर तक दौड़ता ना रहे तो। इस बात की परीक्षा के लिए और भी दूसरी तरह से की जा सकती है। यह तो सभी को मालूम है कि यदि कोई चीज कुछ ऊंचाई से छोड़ दी जाए तो अपने ठीक नीचे पृथ्वी पर गिरती है। बड़ी रेलगाड़ी के डब्बे की ऊंचाई फर्श की से 10 फुट की लगभग होती है, इसलिए यदि छत के पास से पत्थर का टुकड़ा नीचे गिराया जाए तो फर्श पर पहुंचने में उसे 9-10 फुट चलना पड़ेगा और इसमें उसे पौना सेकंड के लगभग का समय भी लगेगा। इतनी ही देर में यदि गाड़ी 30 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 33 फुट आगे बढ़ जाती है, इसलिए 12 मील का यह ठीक होता तो पत्थर को उस स्थान पर नहीं गिरना चाहिए जो उस स्थान से ठीक नीचे है जहां से पत्थर गिराया जाता है, वरन 33 फुट पीछे गिरना चाहिए, परंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। देखने में वो वहीं गिरता है जिसके ठीक ऊपर से गिराया जाता है। इसका कारण यह है कि पत्थर जिस समय छत से गिराया जाता है उस समय उसमें गाड़ी की जो गति वर्तमान रहती है वह गिरने के समय भी वर्तमान रहती है, इसलिए चीज गिरते रहने से के साथ साथ गाड़ी के साथ साथ आगे भी बढ़ जाती है और ठीक वो वहीं गिरता है जिसके ऊपर वह गिराया जाता है। इस तरह से अनेक उदाहरण के द्वारा हम इस विषय को अच्छी तरह से जान और समझ सकते हैं। अब हम आपके समक्ष श्लोक संख्या 74 को प्रस्तुत करेंगे और इसकी चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद। पुनः मिलाप।